Hello students, in our previous videos we have discussed about the factor on which influence of electric field depends. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ग्रेटर विल बी इंटरेक्शन विथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉलर द मास पार्टिकल more will be the magnitude of deflection, and greater the strength of electric and magnetic field more will be the deflection which the particle will undergo. तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। कुछ बातें और भी हैं जिसे हमें डिस्कस करनी थी कल के वीडियो में, और वो ये थी कि जो नेचर ऑफ कैथोड रेज है, नेचर ऑफ कैथोड रेज और नेचर ऑफ कैथोड रेज कह लो या फिर E/m रेशियो कह लो, ठीक है, या फिर इसी को आप कह सकते हो कि चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, तो ये जो नेचर ऑफ कैथोड रेज है या फिर E/m रेशियो है या फिर चार्ज टू मास रेशियो है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। तो पहली जो बात है वो है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ये मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता है। किस मटेरियल से इलेक्ट्रोड बना हुआ है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। सेकेंड जो इसका पॉइंट होता है वो है कि नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस भरी है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नियॉन हो या फिर ऑक्सीजन गैस हो, उस पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सी गैस भरी हुई है। कौन? कैथोड रेज, या फिर आप कह सकते हो E/m रेशियो कह सकते हो, या फिर चार्ज टू मास रेशियो कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि नेचर ऑफ कैथोड रेज जो है वो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता है। याद रखिएगा, डज नॉट डिपेंड, ये इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, यह आपसे पूछा जा सकता है या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो आपका फर्स्ट क्या आप लिखोगे कि मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, किस मटेरियल से इलेक्ट्रोड बना हुआ है इस पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, उस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस आपने लिया है इस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था हीलियम गैस को लेकर कि अराउंड 10,000 वोल्ट व्हेन सप्लाइड इनटू दैट डिस्चार्ज ट्यूब दिस गैसेज विल बी आयोनाइज। वो गैस जो होती है वो क्या होती है, आयोनाइज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है। ठीक है, चलो ये सब बातें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ एनोड या फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जिसे हम कहेंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं अपना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या एनोड रेज। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। तो इसमें भी सेम सेटअप तैयार किया गया। आप कह सकते हो कि उसी सेटअप को क्या किया गया, कॉपी किया गया। यहाँ एक ग्लास का सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, ठीक है, इन विच वी कनेक्टेड हियर वैक्यूम पंप यहाँ हमने लगा दिया। ठीक है, जो मेंटेन कर सकता है कितना प्रेशर, कितना मेंटेन कर सकता है, अराउंड 10⁻⁻⁴ mmHg, या फिर आप इसको कह सकते हो ATM, 1 ATM कह लो। ठीक है,
तो ये दो बातें हो गई। पहली बात तो डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया और एक इसमें कनेक्ट कर दिया गया वैक्यूम पंप। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लिए गए। आपने क्या किया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये है कैथोड। हाँ, यहाँ एक नई बात क्या आई कि ये जो कैथोड लगाया गया इसमें छोटे छोटे से होल्स थे। क्या थे? होल थे। मीन्स इसमें ये कुछ इस तरह से थे। ठीक है, चलो दूसरा बनाते हैं इसको। ये लिया गया अपना डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह के कैथोड लिए गए। इसमें छोटे छोटे होल्स हैं और ये एक एनोड प्लेट। यहाँ सेटअप किया गया क्या? वैक्यूम पंप, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। ये हो गया वैक्यूम पंप, जो अराउंड कितना मेंटेन कर सकता है प्रेशर को? 10⁻⁻⁴ mmHg। करेक्ट है ना? अब इसे आपने क्या किया? बैटरी से ऐड कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद as well as you applied here 10,000 volt, same volt, 10,000 volts। जैसे ही आप इसमें सप्लाई करते हो, ये कौन सा प्लेट है? पॉजिटिव प्लेट। और ये कौन सा प्लेट है? नेगेटिव प्लेट, जिसको कहेंगे, हाँ, इसमें जब होल कर दिए, इस कैथोड प्लेट में होल कर दिए, तो इस प्लेट का नाम हमने क्या रख दिया? इस प्लेट को हमने क्या नाम रख दिया? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड। ओके, तो जैसे ही इसमें, और इसमें क्या किया गया? गैस भर दिया गया। ठीक, एज वेल एज वी अप्लाइड 10,000 वोल्ट इन इट, सम रेज इट सीम्स दैट जनरेट फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और इसमें एक और सेटअप किया गया, यहाँ पर फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया गया। क्या लगाया गया? फ्लोरेसेंट मटेरियल। इसको हम क्या नाम देते हैं? फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोटेड किया गया। और ये फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है कि इट शोज स्पार्क when any particle heated on it। जब इस पर कोई पार्टिकल हिट करेगा तो यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होगा, कुछ स्पार्क्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे ही इसमें आप 10,000 वोल्ट अप्लाई किए, यहाँ से कुछ रेज निकलती हुई दिखाई क्या दी? ऐसे निकलती हुई आई और इस होल्स से होकर इधर पास की। ठीक है, और यहाँ पर छोटे छोटे स्पार्क प्रोड्यूस हुई। जब यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस हुए तो ऐसा हमें लगा, क्या लगा? कि ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, तभी तो यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। समझ रहे हो ना? यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब साफ है कि यहाँ कोई ना कोई पार्टिकल हिट कर रहा है। और वो पार्टिकल कौन हो सकता है? बताओ। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सॉरी, नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन सी रेज प्रोड्यूस हो सकती हैं? पॉजिटिव चार्ज। ये इसका नेचर क्या होगा? इन गैसेस का नेचर क्या हो सकता है? बताओ। पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, जिसे नाम क्या दे दिया गया? प्रोटॉन। और इस प्रोटॉन को आप H+ से भी डोनेट करते हो, याद रखिएगा इस बात को। ओके, ड्यू टू, यहाँ एक चीज़ और हम क्लियर कर दें आपको कि ड्यू टू दीज रेज passes from holes, they are named as canal rays। इसे क्या नाम दिया गया? कैनाल रेज। ठीक है, इन्हें एनोड रेज भी कहा जाता है। एनोड प्लेट से कैथोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इसका नाम और क्या कहा गया? एनोड रेज। क्या नाम दिया गया? एनोड रेज।
और ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, और इसे बाद में क्या कहा गया, प्रोटॉन, जिसे हम H+ से भी डिनोट करते हैं। ओके, ड्यू टू दिस रेज पासेस थ्रू दिस होल्स, और जब ये रेज इस होल से पास कर रही थी तो इन्हें ऐसा लगता था, आपको नहीं, इनको लगता था कि ये कैनाल से होकर जा रही हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, कैनाल रेज। क्लियर है ना। अब देखो इतनी बातें आपको एकदम 100% आ जानी चाहिए। सेम सेटअप तैयार किया गया है, इसमें और कुछ भी नहीं है, बस ये फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोटेड किया गया है, किधर, कैथोड के तरफ, और कैथोड को क्या किया गया है, परफोरेटेड कैथोड के फॉर्म में रखा गया है। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है, सम स्मॉल होल्स आर देयर इन दिस प्लेट। इज दैट क्लियर? ओके, तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर एक बात और क्या आती है कि जहाँ पर एनोड रेज मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करती थी। अगर हम बात करें इनके प्रॉपर्टीज़ की, देखो अगर हम बात करें इनके प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका हम क्या लिख सकते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये रेज कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ जा रही थी। समझ में आ रहा है ना, कौन सी रेज नेगेटिव की तरफ जा सकती है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज रेज जा सकती हैं। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि दिस रेज मूव इन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ मीन्स जो ये रेज हैं वो इस एनोड प्लेट के क्या होंगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू एनोड प्लेट, एनोड प्लेट। समझ में आ रहा है ना। और थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि दे पासेज, दे मूव, नॉट पासेज, दे मूव with the speed of light। ये सारी बातें आप लोग एनोड रेज की प्रॉपर्टीज में पढ़े भी होंगे, ठीक है। और भी जितनी प्रॉपर्टीज होंगी कैथोड रेज वाली वो सेम एनोड रेज में मूव करती हैं। हाँ, इसमें भी याद रखने वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये है, क्या, इसे आप लोग फिर से इम्पोर्टेंट लगा लोगे और इसे आप लोग ध्यान से देखोगे कि नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन, जहां पर कैथोड रेज मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड या नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता है, वहीं पर नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, क्या, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या हुआ, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप इलेक्ट्रोड के मटेरियल को बदल देते हो एनोड रेज का जो नेचर होगा वो भी बदल जाएगा। सेकंड, नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। अगर गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इसमें जो आपने गैस लिया है उन गैस को बदल दो, हाइड्रोजन की जगह हीलियम कर दो, हीलियम की जगह ऑक्सीजन कर दो, कोई भी जैसे जैसे आप इसमें गैस को बदलोगे इनका नेचर, एनोड रेज का नेचर क्या होगा, बदलता जाएगा। ये दो बातें आप लोग हमेशा याद रखेंगे। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड रेज, देन यू हैव टू रिप्लाई दैट द नेचर ऑफ
cathode rays does not depend on the material of electrode and nature of gas taken in discharge tube, whereas nature of anode rays depends on the material of electrode and nature of the gas taken in discharge tube. Is that clear? Okay. Now some more points are there on which we have to discuss. Just a minute. And that is कि यहाँ पर कुछ बातें आप लोग याद रखना, ये छोटी छोटी बातें होंगी लेकिन इम्पॉर्टेंट बात होंगी, ठीक है? क्या कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपको याद रखना होगा। वैसे ही मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन को आप किससे डिनोट करते हो? P से डिनोट करते हो, ठीक है? ये कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके, इफ यू वांट टू रिलेट बोथ, इन दोनों को अगर आप एक दूसरे से रिलेट करते हो तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 1840 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1840 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया है तो मास ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हो, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। आपको याद होना चाहिए 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, नाउ अब देखो इस चैप्टर में जहां भी हम यूज करेंगे स्मॉल ई, जहां जहां हम यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने लिखा कि E/m रेशियो, E/m रेशियो का मतलब क्या हुआ? E/m का मतलब क्या हुआ? चार्ज अपॉन मास रेशियो। समझ रहे हो? E का मतलब E हम क्या यूज करेंगे? चार्ज के लिए यूज करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां क्या होता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ओके, वेयरएज चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों तो सेम ही है, फिर डिफरेंस क्या है? हाँ बेटा डिफरेंस है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव और चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। बस इतना सा डिफरेंस है। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, बाद में क्या हुआ? ये इतनी बातें आपको कंप्लीट हो गई। कुछ दिनों के बाद ऐसा देखा गया जब चैडविक ने, किसने? चैडविक ने अप्रॉक्स कौन सा सन था? अप्रॉक्स 1932 की बात है। ये सन ईस्वी एक बार देखना पड़ेगा बेटा, देख लेना आप लोग भी, वो एनसीईआरटी में दिया होगा। चैडविक ने क्या किया कि बेरिलियम के एक प्लेट पर जो न्यूट्रली क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्ट, इन्होंने क्या किया? बेरिलियम के प्लेट पर बम्बार्ड किया। किस चीज़ का? अल्फा पार्टिकल्स का। बेरिलियम की एक थीन शीट पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड किया, ठीक है? और बम्बार्ड किया तो इन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्जेज भी निकल रहे हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हम कह सकते हैं, चार्जेज नहीं कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल भी निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रिकली
neutral particle whose mass is slightly greater than that of प्रोटॉन और उसका उन्होंने नाम क्या दे दिया, नेम्ड एज क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन। ठीक है, और यहां से ये आ गया न्यूट्रॉन की बात। चैडविक ने किसको दिया, न्यूट्रॉन को। क्लियर है ना, इतनी बातें 100% क्लियर हो गई हैं। आपने आज क्या देखा, एनोड रेज को क्या कहते हैं, कैनाल रेज क्यों कहते हैं, बिकॉज व्हेन एनोड रेज passes from the perforated cathode means small holes, they produce spark on the fluorescent material. Okay, what do you mean by fluorescent material? Then you can reply that fluorescent material is the type of material on which gives spark spot when any particles heated on it. उस पर अगर कोई पार्टिकल हीट करता है तो वहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंट मटेरियल या फिर फ्लोरेसेंट कोटेड। ओके, नाउ एक चीज़ और आपने क्या देखा कि एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दे आर नेम्ड एज प्रोटॉन। क्लियर है ना। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का रिलेशन बिटवीन मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिलेशनशिप। उसके बाद आप लोगों ने एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ी वो ये कि cathode rays does not depend on the nature of on the material of electrode or nature of the gas taken into the discharge tube, whereas anode rays depends on the material of electrode and nature of gas taken in discharge tube. इतनी बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। ओके, अगर हम बात करें इनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो इसे हम लिख सकते हैं, यहां लिख लो आप इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ई। करेक्ट है ना। और इस पर जो एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ये कैसे होगा, नेगेटिव में, जिसे हम रिलेटिव चार्ज के फॉर्म में क्या लिखेंगे, रिलेटिव चार्ज कितना होगा, -1। ओके, और एप्रॉक्स मास कितना होता है इसका, 0 एप्रॉक्स मास। करेक्ट। और मास क्या कहोगे, मास अपॉन यूनिट कहो, m/u। इसको तो हटा ही दो, आप इसमें लिख सकते हो क्या कहें इसको, मास अपॉन यूनिट ही लिखो, मास अपॉन यूनिट। ये कितना होगा, 0। वहीं अगर हम बात करें प्रोटॉन की, इट इज डिनोटेड बाय P and it has positive plus 1.6 and 10⁻⁻19. What is this? चार्ज। क्या है ये, चार्ज। रिलेटिव चार्ज कितना होता है, +1। वहीं अगर बात करो न्यूट्रॉन की, तो डिनोटेड बाय N एंड चार्ज ऑक्युपाइड 0, रिलेटिव चार्ज ऑल्सो ऑक्युपाइड 0। ये जब 0 होगा तो ये भी 0। क्लियर है ना। और m/u कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, 1, और न्यूट्रॉन का भी कितना होता है, 1। और यहाँ से आप का शुरू होता है एटॉमिक नंबर का गेम। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
और एटॉमिक नंबर को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं ना, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।